हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अविनाश सर जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का अगला पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। दोस्तों, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है? तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है और यह पूर्णकालिक प्रथम महिला है। दोस्तों, इनके पहले वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी काम कर चुकी हैं, जो प्रथम महिला है। सुषमा स्वराज काम कर चुकी हैं, लेकिन पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं या पाई जाती हैं? दोस्तों, चरक संहिता क्या है? चरक संहिता एक आयुर्वेद की पुस्तक है। तो चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कुल 360 हड्डियां होती हैं। 360 हड्डियां बताई गई हैं चरक संहिता में। दोस्तों, चरक किसके दरबार में रहने वाले महान आयुर्वेद के ज्ञाता थे? तो कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे। आयुर्वेद के ज्ञाता थे। अर्थात दोस्तों, अगर कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाए कि चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। और कनिष्क के दरबार के वे दरबारी चिकित्सक थे। ध्यान रखिएगा, चिकित्सक। आयुर्वेद की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शिशु अवस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 300 हड्डियां। और सामान्य तौर पर मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन शिशु अवस्था में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और चरक संहिता के अनुसार 360 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार अर्थात दक्कन का पठार किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, रावण का खाई। रावण का खाई कैलाश पर्वत का चित्रण किस गुफा में है? तो एलोरा गुफा में। एलोरा की गुफा में। रावण का खाई कैलाश पर्वत का चित्रण किस गुफा में है? एलोरा की गुफा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को किसने बनवाया था? दोस्तों, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को किसने बनवाया था? गुफाओं को किसने बनवाया था? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों,
प्रथम ने बनाया था, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और दोस्तों इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 64 में किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों भारत। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारत की धरोहर है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो भारत देश से प्रेरित है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं वह हैं अरुंधति राय। द गॉड ऑफ अरुंधति राय। और दोस्तों 1997 में अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। 1997 में मान बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया, मान बुकर पुरस्कार। सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे ये उपन्यास है, ये इसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। और व्हाइट टाइगर, इसके भी लेखक हैं अरविंद अडिगा। दोस्तों अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा और व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक भी अरविंद अडिगा हैं, ध्यान रखिएगा। और व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए 2008 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था अरविंद अडिगा को। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास भारत से प्रेरित है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं, लेखिका अरुंधति राय हैं। और दोस्तों सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिए थे बीजी तिलक। इसको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह 1916 में लखनऊ के में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उसी अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, एसी मजूमदार ने की थी, उसी समय उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। दोस्तों 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। दोस्तों संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है और हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, संगाई त्योहार मणिपुर में, ओणम केरल में। ओणम जो है केरल में। और दोस्तों पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है या कौन कार्य करता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जिसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे अगर भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी हालत में 6 महीना से अधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकते। तो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीना तक काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 89 में है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और अधिकतम 6 महीना तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। उड़ीसा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है और असम का प्राचीन नाम कामरूप है। कामरूप। दोस्तों भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन। डॉक्टर के.आर. नारायणन। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला या पहला व्यक्ति कौन है? तो भाई द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। 1958 में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में। दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था 29 अगस्त 1947 को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कुल 6 सदस्य थे। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आरबीआई का गठन किया गया तब आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया 1935 में, लेकिन 2 साल के बाद 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के गवर्नर यानी भारतीय गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति हैं सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ। लेकिन भारतीय गवर्नर आरबीआई के पूछा जाए तो सीडी देशमुख याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। दोस्तों चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, उत्तर प्रदेश के बेलम घाटी में। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। दोस्तों चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा ध्यान रखिएगा। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा देव और मेहरगढ़। तो लेहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और मेहरगढ़। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लेहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों है, ऑप्शन में है, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा लेहुरा देव को। अगर लेहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो दिया जाएगा प्रेफरेंस मेहरगढ़ को। तो सबसे पहला प्रेफरेंस कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में लेहुरा देव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। और उसके बाद अगर लेहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धान की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य रंगपुर से मिला है, सौराष्ट्र। दोस्तों जादू घोड़ा और ललितपुर। दोस्तों जादू घोड़ा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है जादू घोड़ा। और ललितपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और दोनों किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। दोस्तों जादू घोड़ा और ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादू घोड़ा पश्चिम बंगाल में, जबकि ललितपुर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जावर राजस्थान में, जावर राजस्थान में और खेतड़ी भी राजस्थान में। जावर दोस्तों चांदी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जावर राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में। दोस्तों जावर में चांदी अर्थात जावर जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ग्रीन प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है। और दोस्तों छन्नों वाला ग्रह, छन्नों वाला ग्रह शनि को कहा जाता है, छन्नों वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।